जो है यार, स्वागत करता हूँ मैं आपका आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो आज हम कुछ ज़रूरी खबरें के बारे में डिस्कस करेंगे जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। सो है यार, वेलकम बैक। आज मैं अपना फेस रिवील भी कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है आज के इस वीडियो से। सो विल टॉक अबाउट फॉर दिस टुडे। फर्दर मूव करते हुए आज की कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें को हम देख लेते हैं। पहला है आरपीए में ये जो रिफॉर्म्स आए हैं, एक ऐसे हैं, एक एडिटोरियल आया है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड देन वी गो टू द मैरिज एज एंड देन वी गो टू द ड्रिंकिंग एज। क्या कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन द जीएस पेपर 2। देख आप सब देखोगे आज की खबरें जो हैं वो सब जीएस पेपर 2 से ही रिलेटेड हैं। मैक्सिमम खबरें जो हैं वो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। इसका कारण क्या है? द रीज़न अबाउट दैट इज़ क्योंकि आज की खबर जीएस पेपर 2 से है, क्योंकि हेल्थ है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। जीएस पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके सिलेबस के हिसाब। एक कोट आपके लिए जो है, योर टाइम इज़ लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट्स लिविंग सम वन एल्स लाइफ। देखो आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है, हर चीज़ के लिए लिमिटेड टाइम है। आपकी ज़िंदगी की भी जो टाइम है वो लिमिट की अनलिमिटेड नहीं है। सो इसको दूसरे की ज़िंदगी में जीना मत देखो, वो दूसरा क्या कर रहा है या दूसरा क्या करेगा, तो उसके हिसाब से मत जियो। आप अपने हिसाब से जियो, आप अपनी लाइफ जियो, ना कि दूसरे की लाइफ जियो, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो लिमिटेड है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसे स्टीव जॉब्स कह रहे हैं। मैंने स्टीव जॉब्स कह रहे हैं जो आईफोन के फाउंडर है। जस्ट एग्जाम्पल, मैंने अपने जीवन में कितनी तरक्की पाई है, तो इनका ये कोट है और अच्छा कोट है। आपको इसको अपने लाइफ में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अब जो न्यूज़ है दैट इज़ वॉज अबाउट द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में जो है वो न्यूज़ है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसको एस.वाई. खुरैशी जी ने लिखा है। इसको हम एक ब्लैंक स्लाइड पे एक अच्छे से वे में हम इसको समझते हैं। समझो यार, इलेक्टोरल में पहले किस में बदला हुआ है? वो हुआ है आरपीए में हुआ है। आरपीए का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। हर बार इससे प्रीलिम्स में भी और मेंस में हर बार इससे जो है प्रश्न आया है। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया क्या है कि इलेक्शंस कैसे होंगे, हाउ विल बी यू कंडक्ट द इलेक्शंस, ये सब जो है वो जीएस पेपर 2 के हिसाब से और मतलब आरपीए में ये सब दिया गया है। तो व्हाट इज़ आरपीए में क्या वो रिफॉर्म्स हुए, कुछ दो से तीन रिफॉर्म्स हुए हैं, तो उसको हम देखेंगे। व्हाट आर द रिफॉर्म, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिफॉर्म। हाईलाइटर ले लेना, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। A wide range of electoral reform proposal for consensus, the 3-year reform, common electoral rules of Vidhan Sabha, and qualifying dates for registration of young new voters, a linking of Aadhaar with electoral rolls taken up by Union Cabinet on December 15 are therefore Rajya Sabha passed amendment bill that seeks the electoral rolls have part bill on Monday। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो मैंने कई बार अपने वीडियोस में जो डिस्कस किया है, कई बार मैंने अपने वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो 2 इलेक्शंस करवाती है, ठीक है। एक लोकसभा के, ठीक है, पार्लियामेंट के, और हमारे विधानसभा के इलेक्शंस कराती है, ठीक है। बट दे नॉट कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ पंचायती बॉडी। इसका कौन कराता है? इसका कराते हैं आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, SCECs करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या एडिटोरियल में सबसे मतलब रिफॉर्म्स में बात चल रही है कि एक इलेक्टोरल रोल करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके कारण समझो, इसके जो मेन रोल मतलब जो मेन कारण हो इसका क्या दिया गया है बाय द ऑथर। पहला कारण ये है कि बार बार आपको लिस्ट मेकिंग नहीं करनी पड़े। क्या होता है, कभी कभी किसी का नाम जो है वो लोकसभा वाले में आ जाता है, विधानसभा वाले में भी आ जाता है, बट पंचायती में नहीं आता है, और कभी कभी पंचायत में आ जाता है, इसमें नहीं आता है। एक्चुअली इसमें जो होता है, और मैं आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन की बुराई भी बताता हूँ, बोगस वोटर भी यहाँ पे हम देखेंगे। व्हाट इज बोगस वोटर? बोगस वोटर मतलब जो है कहीं और का, मतलब फेक वोटर।
जो फेक वोटर हैं इससे बहुत बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही लिस्ट है। मेजर क्या होता है, जो अधिकारी है वो भी एक है, जो आपका रजिस्ट्रेशन करता है वो भी एक है, आदमी वो सिंगल पर्सन भी एक है। तो दोनों लिस्ट में अलग अलग नाम कैसे हो सकते हैं, ठीक है, एक जो पंचायत का है और एक जो लोकसभा राज्यसभा का है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉमन इलेक्टोरल रोल्स की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किसका चुनाव करवाता है, वो चुनाव करवाता है लोकसभा का, विधानसभा का, यानी कि आपका जो स्टेट असेंबली का चुनाव होता है। लेकिन जो अपने म्यूनसिपल और जो पंचायत के चुनाव होते हैं ये करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन वाले, ठीक है, स्टेट वाले, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और जो इंडिया का यूनियन इलेक्शन कमीशन है वो किसका चुनाव करवाता है, याद रखिएगा, वो चुनाव विधानसभा लोकसभा का करवाता है। कई बार मैंने अपने वीडियोस में इसका चर्चा की। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बात है कि दोनों को एक, मतलब इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया एक ही हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन कोई ना हो, ऐसी बॉडी को ख़त्म कर दी जाए। इसको लिखा है कुरैशी जी ने। कुरैशी जी खुद ही एक समय पे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग है, आधार रूल के भी बारे में यहाँ पे बात की गई है। तीन चीज़ों के यहाँ पे बात की गई है, तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन इलेक्टोरल रोल्स, दूसरी चीज़ आधार लिंकिंग, और तीसरा सर्विस वोटर। इन तीनों कंसेप्ट को हम एक ब्लैंक स्लाइड में अच्छे से समझते हैं। तो फोटो वॉल बेटर। अब इन तीनों स्लाइड्स को एकदम ये तीनों वर्ड्स को आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहला वर्ड है कॉमन इलेक्टोरल रोल्स। कॉमन इलेक्टोरल रोल्स का मतलब ये है कि सबके लिए एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। इसका मतलब ये है, कॉमन इलेक्टोरल रोल्स का मतलब क्या है, सबके लिए एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। सबके लिए जो है वो कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जैसे मैंने बार बार कहा, और स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दोनों एक हो जाएं, कोई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ना रहे, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही एक रहे जो पंचायत का भी चुनाव करवाती रहे। उससे क्या होगा, जो लिस्ट है वो एक ही बार बनेगी, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो पंचायत का इलेक्शन रहता है, पंचायतों का जो इलेक्शन रहता है, उसमें एक बहुत बात जो निकल के आती है वो ये है कि उसमें वार्ड का भी नाम लिखा जाता है। वार्ड मतलब वार्ड मेंबर कितने होंगे, या आपको पता होगा, क्योंकि जो पंचायत का इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं ना, उसमें आपका वार्ड भी देखा जाता है कि आप कौन से वार्ड के हो। ओके, आप कौन से वार्ड के हो उसमें वो भी देखा जाता है, आप कौन से वार्ड पे हो। मतलब एक स्पेसिफिक एरिया रहता है कि आप जैसे एक ये एरिया है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे लोग रह रहे हैं, एक स्पेसिफिक कुछ एरिया रहता है, उसको हम बोलते हैं वार्ड। उस मेंबर के लोग, उस मेंबर के लोग, क्योंकि उसमें जो होता है ना पंचायत के इलेक्शंस में, एक होता है वार्ड मेंबर, यानी कि वार्ड मेंबर का भी जो एक चुनाव होता है। पंचायत के इलेक्शंस में 3 लेवल पे चुनाव होते हैं। एक होता है जो आपके गाँव का प्रधान बनता है, ठीक है, वो मैं जब पॉलिटी पढ़ाऊँगा तो अच्छे से बताऊँगा। एक बीडीसी होता है, ये सब होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका वार्ड का भी नाम लिखा जाता है पंचायत के इलेक्शंस में। तो इसमें जो विधानसभा वाला और लोकसभा वाला रहता है, इसमें तो वार्ड का नाम लिखा नहीं जाता है। इससे क्या करेंगे, इसके लिए जो एडिटोरियल में सुझाव दिया गया है वो ये है कि जब आप विधानसभा वाला करेंगे तब आप उसको मार्क्स रीड कर दीजिए। मार्क्स का मतलब होता है उसको छुपा दीजिए, मतलब उसको मत लिखिए, और उसके बाद उसको लिख दीजिए जब आप पंचायत का करने आएंगे। इससे क्या होगा, जो स्कूल टीचर्स होंगी, क्योंकि स्कूल टीचर्स का क्यों नाम आ रहा है, क्योंकि इनको किस लिए नौकरी दी जाती है भाई, इनको नौकरी दी जाती है कि भाई आप पढ़ाओ, सरकारी टीचर्स को, ठीक है। और फिर ये सब काम करवाए जाते हैं कि जाओ जनसंख्या लिखो, फिर वो जनगणना वाला होता है तब ये सब करो। तो अपने पढ़ाने पे तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये किया जाता है कि अगर आप एक ही लिस्ट करोगे तो उससे पैसा भी तो कम लगेगा ना, बार बार लिस्ट का पैसा। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का मैं आपको एक बुरी बात बताता हूँ, जो गांव में मेरे पंचायत के इलेक्शन, मेरे गांव को मैं पर्सनल, मैं तो अभी शहर में रहता हूँ बट मैं गया था गांव, उस समय इलेक्शन चल रहे थे। तो उसमें जो थे हाथ में, इस हाथ में ये नहीं लगाते, देखो हाथ में एक चिन्ह लगाते हैं, वो इंक रहती है कि आपने वोट दे दिया।
वो इतना हल्का रहता है, इतना हल्का कि आप उसको जस्ट एक बार से रफ कर दो, थोड़ा वॉश कर दो, पता ही नहीं चलेगा कि आपके हाथ पे वो लगा था। तो एक्चुअली क्या होता था, एक घर से मतलब 5 लोग रहते थे, तो 4-4 बार 5-5 बार वो चेक करने चले जाते थे, ठीक है। मतलब ऐसा हालत आ जाता था कि वो लोग एक लोग भाई मतलब 5 लोग 4 बार, मतलब एक एक घर से 20 वोट, जबकि लोग उसमें 5 ही गए। तो शाम तक वोट करने जाएंगे जब तक शाम नहीं हो जाती। सोचिए ऐसा हालत होता था गांव में हमारे। ऐसा कई बार, मतलब 4 वोट कब, जब वो किसी के कास्ट वाला कोई खड़ा है ना, तो क्या होता था कि वो 5 बार 6 बार 4 बार वोट करने चला जाता था। ऐसा विधानसभा में क्या होता है कि उसका जो इंक रहता है थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड रहता है, इस हाथ पे जो इंक लगाया जाता है वो मतलब जल्दी निकलता नहीं। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन वाला था वो इतना जल्दी, मतलब आप मेरे से थोड़ा सा रफ करो दिख जाए, लेकिन थोड़ा निशान रहेगा उसका, और थोड़ा वॉश कर दो तो रहेगा ही नहीं, ऐसी हालत थी, ठीक है। अब जो सेकंड थिंग समझ गए, कॉमन इलेक्टोरल रोल से क्या होगा, इकोनॉमिक फ़ायदे होंगे, फिर बर्डन नहीं रहेगा, एक ही इलेक्शन कमीशन रहेगा, 2 स्टेट इलेक्शन कमीशंस नहीं रहेंगे, 2-2 हर स्टेट के अलग अलग। इससे कई लोग कहते हैं जस्टिस भी होगा, जैसा होगा जो होगा। बट 100 की सीधी बात यह है कि जो प्रॉपर काम है वो ज़रूर हो जाएगा, इलेक्शंस अच्छे से होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे, क्योंकि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है और हमारी डेमोक्रेसी का भी एक पार्ट है कि इलेक्शंस विल बी फ्री एंड फेयर। अब जो अगला टॉपिक है यहाँ पे, सॉरी, वो है आधार लिंकिंग को लेके। व्हाट इज़ आधार लिंकिंग? आधार लिंकिंग का मतलब होता है आपका जो इलेक्शन कार्ड है वो आधार के साथ लिंक किया जाएगा। आपका जो इलेक्शन कार्ड है वो आधार के साथ लिंक किया जाएगा, बट ये मैंडेटरी नहीं रहेगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ वॉलेंटरी। मतलब आप चाहो तो करो वरना ना करो। इसके जो विरोध में क्या कहा जा रहा है, इससे राइट टू प्राइवेसी को खतरा है। अब राइट टू प्राइवेसी को खतरा है कि आधार कार्ड से कई सारी चीज़ें आपकी होती हैं तो सरकार वो देख सकती है, तो इससे राइट टू प्राइवेसी को खतरा है। अब राइट टू प्राइवेसी को खतरा है का मतलब क्या है? एक केस, राइट टू प्राइवेसी क्या है पहले ये समझो। आर्टिकल 21 में लिखा गया है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। एक केस हुआ था 2017 में जिसको हम बोलते हैं पुट्टुस्वामी केस। दिस केस इज कॉल्ड एज पुट्टुस्वामी केस। दिस केस वाज हेल्ड इन 2017। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेसी का अधिकार जीने के अधिकार के बराबर है। इस केस में ही बात हुई थी, ठीक है। जब प्राइवेसी का अधिकार जीने के अधिकार के बराबर है तो इसमें क्यों ऐसी बात हो रही है कि जो प्राइवेसी, जो आधार लिंकिंग है ये आपके प्राइवेसी को ख़त्म कर देगी। जरा समझो इसके बाद इस बात को। बात ये हो रही है कि जो आधार लिंकिंग की यहाँ पे जो बात हो रही है आधार लिंकिंग के बारे में, तो आधार लिंकिंग इसीलिए बात हो रही है क्योंकि ये आपके इससे क्या क्या आपने गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठाया इससे पता चल जाएगा सरकार को। मतलब ऐसा सरकार, ऐसा वैसे हार्ड होता है, आधार से आप ऐसे निकाल नहीं सकते। और कुछ भी हो, मतलब एडिटोरियल्स में तो इसकी बहुत जोर शोर से बुराई चल रही है और बहुत जगह इसकी विरोध भी, लेकिन मेरे हिसाब से इट इज़ लिटिल बिट राइट। क्यों? क्योंकि ये वॉलेंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। वॉलेंटरी मतलब आपका मन है करवाओ वरना मत करवाओ, किसी के पास नहीं है तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। इससे क्या है ना, बोगस वोटर, ऐसा मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इससे जो है बोगस वोटर्स नहीं ज़्यादा होंगे। इससे बोगस वोटर वाला जो बोगस वोटर्स जो हैं, जो फेक वोटर्स हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका आधार का होता है, इसीलिए ऐसा मतलब सरकार का कहना है इस आधार लिंकिंग लेकिन इसके कुछ मिसयूज सरकार कर सकती है। अब बात यहाँ पे ये हो रही है, जो हिंदू एडिटोरियल में उसकी बुराई चल रही थी वो ये थी कि जो अगर आपका नाम नहीं है तो आपको कमिश्नर कुछ, जो इलेक्शन जो वहाँ पे ऑफिसर बैठा रहेगा वो कुछ नहीं करेगा। अगर कुछ नहीं करेगा तो कुछ कर भी नहीं सकते, तो आपको उसको सीधे आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो पहले भी ऐसा ही था, आपको अभी भी कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आपका नाम हटा दिया और आप बोल रहे नहीं है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। आप कोर्ट जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई मेरा नाम क्यों हट गया है, ये वॉलेंटरी है, मैं देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है।
आधार लिंकिंग कुछ नहीं है। आधार लिंकिंग आपके जो इलेक्शन कार्ड है उससे आधार को लिंक कर दिया जाएगा, जैसे आपके बैंक से आधार को लिंक कर दिया जाता है, और नथिंग, और कुछ नहीं है। अगली चीज़ है सर्विस वोटर को लेके। सर्विस वोटर क्या है, जरा इसको सर्विस वोटर समझो। देखो, जैसे आप आर्मी में हो या आप कहीं बाहर गए हो, एनआरआई हो, तो आपको वोट देना है, तो वो अपना क्या करेगा, एक प्रतिनिधि भेज देगा अपने चाचा भतीजा को, कि मतलब चाचा के भतीजे को या चाचा के बेटे को, कि हाँ मेरी तरफ से जो है ये वोट डालेगा। तो ऐसे पहले क्या था, इसमें क्या बदला हुआ है कि पहले जो था वो, जो मान लो किसी का पति जो है वो आर्मी में है, तो उसकी वाइफ जो थी वो वोट कर सकती थी, ठीक है, उसकी वाइफ जो थी वो वोट कर सकती थी उसकी जगह पे, लेकिन ऐसा पति नहीं कर सकता था। तो बस कुछ नहीं किया, एक वर्ड को अमेंड करके लिख दिया गया है, वाइफ को कट करके लिख दिया गया है स्पाउस, यानी कि पति पत्नी का जोड़ा, कि लड़का भी वोट सर्विस वोटर हो सकता है, और मतलब वाइफ भी हो सकती है और हस्बैंड भी हो सकता है। तो और कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। इसका कई जगह बुराई चल रहा है, लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको मिक्स्ड आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आप पूरा बुराई, क्योंकि गवर्नमेंट के मोटिव का मेजर यूपीएससी कभी बुराई नहीं पूछती है, ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पूछती है। हाँ, आप करीब 50 वर्ड के आसपास आप नेगेटिव वर्ड्स लिख सकते हो, ओके। वो आपको कहाँ से मिलेंगे, एडिटोरियल से आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे वर्ड्स रहेंगे। आपको ना उसमें ना एक प्रॉपर रीज़न लिखना है, क्योंकि मैं एक हिंदू का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कुछ रीजंस मुझे सही नहीं लगे। हाँ, सबके इंटरप्रिटेशन के कारण अलग अलग होते हैं, बट मुझे कुछ आर्टिकल्स, कुछ पॉइंट्स जो थे उसके सही नहीं थे, क्योंकि मैंने जब उसके बाद रियल एक्ट पढ़ा, मतलब जो रियल जो रिफॉर्म हुआ है वो पढ़ा, तो कुछ समझा नहीं मेरे को कि उस हिसाब से उस राइटर ने क्या बैकग्राउंड में क्या कहा, मतलब, ठीक है। लीगल एज ऑफ ड्रिंकिंग की बात हो रही, कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ से प्रश्न जो है आपके आया है। जो रिसेंट न्यूज़ में क्यों है ये समझो। हरियाणा ने क्या किया है, हरियाणा ने जो ड्रिंकिंग एज है वो 25 से घटा करके 21 कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि सब स्टेट्स वाले 21 कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हम भी 21 कर देते हैं, हाँ हम भी 21 कर देते हैं, क्या बात है। तो अब वहाँ पे जो बच्चे हैं वो 21 साल में पी सकते हैं। मेरे ख्याल से तो बैन कर देना चाहिए, बट क्या कहा जाए। अब जो ये देखो, अब हमको देखना है कि अलग अलग देशों में क्या क्या लॉज है, कि अलग अलग देश में मिनिमम एज क्या है। जर्मनी में क्या है, जर्मनी में 16 फॉर बियर है, वाइन के लिए 14 है, इफ़ अकम्पनीड विद माई पेरेंट्स, मतलब अगर माँ बाप बोल रहा बेटा चलो आज वाइन पिया जाए, तो वहाँ पे अलाउड है। ऐसा वेस्टर्न कल्चर है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। 18 ईयर्स फॉर स्प्राइट्स, दोज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट परमिटेड इन परमिस लाइसेंस एज बार्स, मतलब जो 18 साल से कम है उनको बार्स में, नाइट क्लब्स में और सिमिलर एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ में, जैसे पब में जहाँ पे दारू पारू पी जाती है वहाँ पे अलाउड नहीं है। बट 14-15 में, आप 16 में बियर पी सकते हो, लेकिन ये है कि अगर आपका पेरेंट के साथ, अगर पेरेंट ने कहा है कि हाँ कोई खुशी का मामला है, मार्क्स ज़्यादा है, तो बस ठीक है पी सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ गलत है, क्योंकि ये नशा है, आपको बस 2 मिनट का ही बस सुख देगा, उसके बाद तो फिर टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। टेम्पररी मज़ा कभी मज़ा नहीं देता है, परमानेंट ही सब है। मतलब टेम्पररी मज़ा आपको क्या, टेम्पररी रिलीफ इसको बोलते हैं, इट इज़ नॉट राइट। अब इंडिया में क्या कानून है, मिनिमम एज फॉर परचेसिंग एल्कोहल इन इज 18 इन गोवा, गोवा में 18 है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड पुडुचेरी, मतलब इन राज्यों में है 18 है, एंड 21 ईयर्स इन आंध्र, जो यहाँ पे नीचे राज्य दिख रहे हैं इसमें 21 ईयर है। तो मैंने इंडिया में क्या है 18 साल 21 साल, कोई वो कानून नहीं कि 16 साल 15 साल, कोई वैसा अतरंगी सा कानून नहीं जैसे यूके का है। अभी आप यूके कानून देख के हैरान हो जाओगे आप। अब सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस का देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया क्या है, मतलब वहाँ पे तो प्रोहिबिटेड है, क्योंकि भाई वो इस्लामिक कंट्री है। श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में 1 एंड ऑफ परमिसेस सेल ऑफ एल्कोहल इज परमिसेड टू दोज 21 ईयर्स एंड ओल्डर, मतलब 21 साल के ऊपर।
The state supply and consumption are prohibited in शारजहाँ. In other places the age limit is 21. शारजहाँ में, यूएई में क्या है, जो शारजहाँ है वहाँ पे है बैन, और अदर जैसे दुबई वहाँ पे 7 एमिरेट्स. देखो यूएई का मतलब भी आज मैं आपको समझा देता हूँ. यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मतलब होता है, अमीरत मतलब जैसे हम स्टेट्स बोलते हैं उनके अमीरट्स होते हैं, उसका यूनाइटेड जो यूनिट है, यूनिट यूनियन है, उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ओके, तो 7 एमिरेट्स है, उसमें शारजहाँ में अलाउड नहीं है, बाकी 6 प्लेसेस में, दुबई में, आबू धाबी में अलाउड है. अब यूएस मिनिमम एज जो है वो ड्रिंकिंग के लिए जो है वो है MLDA. एक एक्ट था इन द यूएस इन 21 ईयर्स है, और बाकी सब एक्ट का नाम लिखा है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. अब यूके की क्या बात है, यूके क्या कर रहा है. इन द यूके अ पर्सन कैन बी स्टॉप्ड, fined or arrested by the police if they are in public. However, if a person is 16 or 17 and accompanied by an adult drinking wine, beer or cider with a meal is permissible. मतलब अगर कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी अगर अंडर एज 18 पब्लिकली पाया जाता है दारू पीते हुए, कुछ करते हुए पब्लिक में, तो वो अरेस्ट या फाइंड हो जाएगा. ओके, लेकिन अगर कोई 16-17 साल का है और वो ड्रिंकिंग कर रहा है अडल्ट के अकम्पनीमेंट में और मील के साथ, तो बट बाइंग इज नॉट, मतलब वो खरीद नहीं सकता है, लेकिन कोई अडल्ट ने खरीद लिया उसके साथ पी रहा है, इट इज़ नॉट इलीगल, ठीक है. बट बाइंग इज नॉट. Broadly, for a person who is less than 80 years of age, is it against the law to sell him or her alcohol. मतलब इंडिया में भी ये कानून आ जाना चाहिए कि अगर देखो 16 साल का बच्चा दारू लेने गया तो उसको आप दे ही नहीं सकते दारू. कोई भी मेरे हिसाब से कोई भी एडिक्टिव कमोडिटी उसको देनी ही नहीं चाहिए, ना तंबाकू ना सिगरेट, चाहे वो पिए चाहे वो अपने परिवार वालों के लिए लेके जाए, लेकिन उसको नहीं देनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई अपने जस्ट कोई एडल्ट के लिए लेके जा रहा है, कोई मतलब कोई उसको जा रहा है रास्ते में, कोई बोल दे कि मेरे लिए ये लेके आओ, तो उसके ऊपर क्या मन में पड़ेगा आप जस्ट समझो. क्योंकि अगर उसके मन में भी कभी लालसा आ गई तो उसको भी क्या बोलते हैं नशा करना चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं है. तो ये अच्छा लॉ है कि आप उससे कम 18 साल के कम को आप दे ही नहीं सकते, ठीक है, चाहे वो किसी और के लिए भी लेके जा रहे हो. इट इज़ राइट पॉइंट मेरे हिसाब से. अगला है कोविड-19 की चिल्ड्रन वैक्सीन. तो अभी चिल्ड्रन वैक्सीन फाइज़र ने बना ली है. न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा सुनने लायक है कि 12 से वही 17 से 12 फिर उन लोग के लिए वैक्सीन जो है बना ली है. मतलब ऐसा नहीं कि शॉट्स दे रहे हैं, धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी आ जाएगी, अमेरिका में भी है, कई सारे बच्चों को लग भी गई है, सो ये गुड न्यूज़ है. अब ये मैरिज एज वाली न्यूज़ है, ये भी थोड़ी सी ज़रूरी न्यूज़ है. क्या है, मैरिज एज तो बढ़ गई, आप जानते हो 18 to 21 हो गई है. इसका अपोजिशन विरोध कुछ कर रहा है, कुछ ये हो रहा है. इसके कारण सिंपल से सोचो, कुछ बात यहाँ पे जो चल रही है वो है, अ बिल इज प्रपोजिंग टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन एंड इंश्योरिंग हार्मोनी इन द एज लिमिट ऑफ अक्रॉस रिलीजन्स and with the refer to the parliamentary standing committee both aspects of the probate amendment to the prohibition of एक्ट. मतलब इसमें जो प्रोहिबिजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें जो है अमेंडमेंट किया जा रहा है कि जो फीमेल का एज है वो चाइल्ड का डेफिनेशन बदल रहे हैं. नथिंग टू बी चेंज. एक चीज़ जो चेंज हो रही है वो चाइल्ड का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, और उसमें नथिंग टू बी चेंज. जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है बस कुछ डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड. यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड क्या है, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड ये बताया गया है, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड क्या बताया गया है, 18 से करके 21 कर दिया है फीमेल को, बस इतना याद रखना है आपको बस. और यहाँ पे बात ये चल रही कि ये और रिलीजन जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है या वो सब लॉ है उससे सुपरवाइज हो जाएगा. यानी कि अब यही सुपर पहले क्या होता था कि अगर 18 ईयर्स में, मतलब 17 ईयर्स में, 15 ईयर्स में, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में अलाउड है, तो शादी हो जाती थी तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता था, कोर्ट्स जुडिशरी कुछ कर नहीं सकती थी. उसके कारण ये होते थे
कि उसके कारण ये होते थे कि जो सिविल लॉ है, पर्सनल लॉ है, वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट से ऊपर होता था। अब क्या है, उसको सुपरवाइज कर दिया। अब लास्ट में OIC की मीटिंग हुई पाकिस्तान में, उसने बुलाया था अफ़गानिस्तान को कि अफ़गानिस्तान क्राइसिस में जा रहा है, उसको बचा लो भाई, अफ़गानिस्तान वरना डूब जाएगा, इस बात पे चल रहा था। तो नथिंग टू बी नोन एज, ज़्यादा जाने लायक नहीं था इतना न्यूज़, पर भी एक इम्पॉर्टेंट ये था कि वो उसने बुलाया, कोई आया नहीं। और अगली न्यूज़ क्या है, सेंट्रल एशियन वाली। तो हाँ, दो न्यूज़ जो वन लाइनर के लिए कि सेंट्रल एशिया वाले जो हैं 26 जनवरी पे हमारे यहाँ पे लाया जाता है। कौन सेंट्रल एशियन कंट्रीज, 5 उसका नाम याद रख लेना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 कंट्रीज जो हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं 26 जनवरी पे परेड देखने, ये सब के लिए। ठीक है, चलिए बाय। और चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना मत